मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर बायो के लिए। टॉपिक अपना रहेगा हॉर्मोन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, यानी हार्मोन और हार्मोन की क्रियाविधि। इसका पार्ट नंबर आज अपन पढ़ेंगे 29 नंबर। इसका पार्ट कौन सा पढ़ेंगे अपन? 29 नंबर, ठीक है। और सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी। अब देखिएगा, हॉर्मोन्स हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ेंगे हॉर्मोन्स की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है। अब देखिएगा कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की अपन बात करें, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन की क्रियाविधि। हार्मोन्स की क्रियाविधि की अपन बात करें तो देखिएगा, आप सभी जानते हो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा क्या स्रावित किए जाते हैं? हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा क्या स्रावित किए जाते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा क्या स्रावित किए जाते हैं? हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। क्या स्रावित किए जाते हैं? हार्मोन। अब देखिएगा, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने हार्मोन जो स्रावित करती है, उस हार्मोनों को किसमें छोड़ती है? ब्लड यानी रक्त के अंदर छोड़ती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन स्रावित करती है, उन हार्मोनों को किसमें छोड़ती है? ब्लड यानी रक्त में छोड़ती है। अब ब्लड क्या करता है? इन हार्मोनों को इनके लक्ष्य अंगों यानी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का क्या करता है? कार्य करता है। अब देखिएगा कि जैसे ही हार्मोन ब्लड के अंदर छोड़े गए तो ब्लड ने इसके इन हार्मोनों को इसके लक्ष्य अंगों तक क्या कर दिया? पहुंचा दिया। अब देखिएगा, इन लक्ष्य अंगों की जो कोशिका होती है, लक्ष्य अंगों की जो कोशिकाएं होती है, उनमें इन हार्मोनों को ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार के ग्राही प्रोटीन पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो लक्ष्य अंगों की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में इन हार्मोनों को ग्रहण करने के लिए क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर प्रोटीन पाए जाते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन यानी क्या पाए जाते हैं? ग्राही प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्राही प्रोटीन पाए जाते हैं। अब देखिएगा, ये जो ग्राही प्रोटीन होती हैं, इन हार्मोनों के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं? रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये क्या है? मान लीजिए ग्राही प्रोटीन है, रिसेप्टर प्रोटीन। इधर मान लीजिए ये हार्मोन आया, ठीक है, इसके साथ ज्वाइंट हो गया। अब ये हार्मोन है। अब जैसे ही हार्मोन इस रिसेप्टर प्रोटीन यानी ग्राही प्रोटीन के संपर्क में आता है, तो ये ग्राही प्रोटीन इस हार्मोन्स के साथ जुड़कर क्या बनाती है? रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। क्या बनाती है? रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स यानी ग्राही प्रोटीन हार्मोन सम्मिश्र का क्या करती है? निर्माण करती है, ठीक है। जैसे ही ब्लड के अंदर हार्मोन छोड़ा गया, वो इस हार्मोनों को ब्लड ने इस लक्ष्य अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचा दिया। लक्ष्य अंगों की कोशिकाओं में इन हार्मोनों को ग्रहण करने के लिए क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर प्रोटीन यानी ग्राही प्रोटीन पाए जाते हैं। अब देखिएगा, ये हार्मोन इस ग्राही प्रोटीन के साथ जुड़कर क्या बना लेता है?
रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स यानी ग्राही प्रोटीन हार्मोन सम्मिश्र का क्या करता है, निर्माण करता है। अब देखिएगा इस हार्मोन्स और लक्ष्य कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले ग्राही प्रोटीन की जो तुलना होती है, इसकी जो तुलना है वो लॉग एंड की मॉडल से की गई है। यानी जो हार्मोन्स और जो ग्राही प्रोटीन है इसकी तुलना किससे की गई है, ताले चाबी सिद्धांत से की गई है। ताले चाबी सिद्धांत से की गई है किसकी तुलना, हार्मोन और इस ग्राही प्रोटीन की। अब देखिएगा भिन्न भिन्न प्रकार की जो लक्ष्य अंगों की जो कोशिकाएं होती हैं उसको अपन क्या बोल सकते हैं, लक्ष्य सेल यानी टारगेट कोशिका भी बोल सकते हैं। अब देखिएगा जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो लक्ष्य कोशिकाएं होती है उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के ग्राही प्रोटीन पाए जाते हैं। यानी अलग अलग जो टारगेट ऑर्गन है उसकी अलग अलग टारगेट कोशिका, कहने का मीन ये है कि अलग अलग प्रकार के लक्ष्य अंगों की जो लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं उनमें इन हार्मोनों को ग्रहण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, ग्राही प्रोटीन पाए जाते हैं। कुछ ग्राही प्रोटीन ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उपस्थित होते हैं, कुछ ग्राही प्रोटीन ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं, और कुछ ग्राही प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कहाँ उपस्थित होते हैं, कोशिका के न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं। तो अपन को पढ़ना है कि लक्ष्य कोशिका भिन्न भिन्न प्रकार की जो लक्ष्य कोशिका होती है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के ग्राही प्रोटीन पाए जाते हैं। यानी ग्राही प्रोटीन की जो पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है। तो फर्स्ट देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली के आधार पर सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के आधार पर। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सेल न्यूक्लियस, कोशिका के केंद्रक के आधार पर, कोशिका के केंद्रक के आधार पर। तो जो ग्राही प्रोटीन होते हैं वो 3 बेसिस पे इनकी जो पोजीशन है वो बांटी गई है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली के आधार पर। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के आधार पर। और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सेल न्यूक्लियस यानी कोशिका के केंद्रक के आधार पर। अब देखिएगा जी जो प्रोटीनी प्रकृति के जो हार्मोन्स होते हैं, कौन सी नेचर के, प्रोटीनी नेचर के, प्रोटीनी नेचर के जो हार्मोन होते हैं यानी प्रोटीनी प्रकृति के जो हार्मोन होते हैं उसके लिए जो ग्राही प्रोटीन होती है वो प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित होती है। ध्यान रखिएगा प्रोटीनी प्रकृति के जो हार्मोन होते हैं उसके लिए जो ग्राही प्रोटीन होती है वो प्लाज्मा झिल्ली पर उपस्थित होती है। ठीक है, कहाँ उपस्थित होती है, प्लाज्मा झिल्ली पर ही उपस्थित होती है। सेकंड देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य के आधार पर। तो देखिएगा स्टीरॉइड नेचर के जो हार्मोन है
अपन ने पढ़ा था स्टेरॉइड नेचर का जो हार्मोन ओवरी के द्वारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टिस के द्वारा क्या स्रावित किया जा रहा था, टेस्टोस्टेरोन। अब देखिएगा जो स्टेरॉइड प्रकृति के जो हार्मोन होते हैं, कौन सी प्रकृति के, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड नेचर के जो हार्मोन होते हैं उनके लिए जो ग्राही प्रोटीन होती है, स्टेरॉइड नेचर के जो हार्मोन होते हैं उनके लिए जो ग्राही प्रोटीन होती है वो कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। कहाँ उपस्थित होती है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित होती है। थर्ड देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल न्यूक्लियस, यानी कोशिका के केंद्रक के आधार पर। अब देखिएगा थायराइड नेचर के जो हार्मोन होते हैं उसके लिए जो ग्राही प्रोटीन होती है वो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, न तो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं और न ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उपस्थित होते हैं। तो कहाँ उपस्थित होते हैं, कोशिका के केंद्रक के अंदर ग्राही प्रोटीन उपस्थित होते हैं। किस हार्मोन के लिए, यानी किस प्रकृति के हार्मोन के लिए कोशिका के केंद्रक में ग्राही प्रोटीन पाए जाते हैं, तो आप क्या लिखोगे, थायराइड प्रकृति का जो हार्मोन है, थायराइड नेचर का जो हार्मोन होता है उसके लिए जो ग्राही प्रोटीन होती है वो कोशिका के केंद्रक में ही पाए जाते हैं। आगे अपन बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की अपन बात कर रहे थे, तो ये तो सिंपल बातें थी जो आपको ध्यान होनी चाहिए थी कि जो हार्मोन्स होते हैं उसके लिए जो ग्राही प्रोटीन होती है वो कहाँ कहाँ उपस्थित होती है, तभी हम आगे चलकर इसकी मैकेनिज्म क्या कंप्लीटली क्या करेंगे, स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा जो हार्मोन्स की जो क्रियाविधि होती है वो निम्न स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट देखिएगा एक्टिवेशन ऑफ जीन, एक्टिवेशन ऑफ जीन। ठीक है, जीनों का सक्रियण। सेकंड है एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इन सेल न्यूक्लियस, कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में थायराइड हार्मोन की क्रिया। एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन सेल न्यूक्लियस, यानी कोशिका के केंद्रक में थायराइड हार्मोन की क्रिया। थर्ड देखिएगा रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी, रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी इन हार्मोन एक्शन। रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी इन हार्मोन एक्शन, यानी हार्मोनों की क्रिया में चक्रीय एएमपी की भूमिका। फोर्थ है रोल ऑफ कैल्शियम आयन एंड
calmodulin protein as secondary messenger द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में कैल्शियम तथा calmodulin प्रोटीन की भूमिका। तो हॉर्मोन्स की जो मैकेनिज्म होती है वो निम्न 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ जीन, यानी जीनों का सक्रियण। सेकंड है एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इन सेल न्यूक्लियस, कोशिका के केंद्रक में थायराइड हार्मोन की क्रिया। थर्ड है रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी इन हार्मोन एक्शन, यानी हार्मोनों की क्रिया में चक्रीय एएमपी की भूमिका। और फोर्थ है रोल ऑफ कैल्शियम आयन एंड calmodulin प्रोटीन एज सेकेंडरी मैसेंजर, यानी द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में कैल्शियम आयन तथा calmodulin प्रोटीन की भूमिका। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे एक्टिवेशन ऑफ जीन, यानी जीनों का सक्रियण। तो एक एक करके इन सभी स्टेप्स का अपन स्टडी करेंगे। फर्स्ट अपन बात करते हैं एक्टिवेशन ऑफ जीन की। मैं एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ, यानी एक डायग्राम बना रही हूँ जिसके द्वारा आप एक्टिवेशन ऑफ जीन को आसानी से कंप्लीटली समझ पाएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड ये स्रावित करती है। इधर ब्लड वेसल्स बना लेते हैं। ये स्रावित करती है हार्मोन। ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स। अब देखिएगा, आप लोग फुट्टे से इसको
सीधा बना लेना। ये हार्मोन इधर से, ये हार्मोन, ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या उपस्थित है, ग्राही प्रोटीन। मैं इसके अंदर इसका नाम लिख देती हूँ, रिसेप्टर प्रोटीन। यानी क्या है ये, ग्राही प्रोटीन। अब देखिएगा कि ये हार्मोन इस ग्राही प्रोटीन के साथ मान लीजिए जुड़ गया, इस हार्मोन ने इस ग्राही प्रोटीन के साथ जुड़ के क्या बना लिया, ये रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। यानी ग्राही प्रोटीन हार्मोन समिश्रण। बना लिया। उसके बाद ये किसमें स्थानांतरित होगा, कोशिका के न्यूक्लियस में। अब ये बनने के तुरंत बाद कहाँ विसरित हो जाता है, कोशिका के न्यूक्लियस में। ये क्या है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। अब ये रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स होता है, वो इस सेल न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है। ठीक है। अब देखिएगा, ये रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स होता है, ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित विशिष्ट जीन डीएनए को क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा ये क्या बनाता है, mRNA बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, ये mRNA बनाता है। mRNA बनने के तुरंत बाद किसमें विसरित हो जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर विसरित हो जाता है mRNA। और mRNA क्या करता है, ट्रांसलेशन की क्रिया द्वारा, ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा क्या बनाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, इस प्रकार बनी हुई जो प्रोटीन होती है वो किस काम आती है, सेलुलर एक्टिविटी।
सेलुलर एक्टिविटीज, ठीक है। अब देखिएगा ये जो आपके सामने जो डायग्राम है यानी जो फ्लो चार्ट है वो किसका है, एक्टिवेशन ऑफ जीन यानी जीनों के सक्रियण का डायग्राम है। अब देखिएगा अपन को कंप्लीटली पढ़ना क्या है, एक्टिवेशन ऑफ जीन, जीन का सक्रियण। तो देखिएगा स्टेरॉइड प्रकृति का जो हार्मोन होता है वो कोशिका के विशिष्ट जीन डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के लिए प्रेरित करता है। कहने का मीन ये है कि जो स्टेरॉइड प्रकृति का जो हार्मोन होता है वो कोशिका के विशिष्ट जीन डीएनए को प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रेरित करता है। अब देखिएगा एक्टिवेशन ऑफ जीन, जीन का सक्रियण होता क्या है। आप सभी जानते हो, आपने एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ी है, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ी है। इन एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा क्या स्रावित किए जाते हैं, हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। ये जो हार्मोन्स होती है ये एंडोक्राइन ग्लैंड किसमें छोड़ती है, ब्लड के अंदर छोड़ती है, क्योंकि ब्लड जो होता है इन हार्मोनों को इनके लक्ष्य अंगों तक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। अब जैसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोनों को ब्लड के अंदर छोड़ दिया तो ब्लड क्या करता है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं उनको इनके लक्ष्य अंग तक पहुंचा देता है। अब जैसे ये हार्मोन ब्लड के द्वारा लक्ष्य अंगों की जो लक्ष्य कोशिकाएं हैं उस तक पहुंचेगा, इस हार्मोन के जो ग्राही होते हैं वो कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होते हैं। किसके अंदर उपस्थित होते हैं, कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होते हैं। अब देखिएगा जैसे ही हार्मोन्स ब्लड के द्वारा इस टारगेट सेल तक लाया गया तो ये स्टेरॉइड नेचर का जो हार्मोन्स होता है ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है, ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से विसरित होकर के ये कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रवेश कर जाता है। कोशिका के साइटोप्लाज्म में इन हार्मोनों के लिए क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है, ग्राही प्रोटीन यानी रिसेप्टर प्रोटीन उपस्थित होती है। अब देखिएगा जैसे ही ये हार्मोन्स इस रिसेप्टर प्रोटीन के संपर्क में आते हैं तो ये हार्मोन्स और रिसेप्टर प्रोटीन एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बना लेती है, रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स यानी ग्राही प्रोटीन सम्मिश्र का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। इस प्रकार बना हुआ रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स यानी ग्राही प्रोटीन हार्मोन जो सम्मिश्र होता है वो बनने के तुरंत बाद क्या करता है कि कोशिका के साइटोप्लाज्म से कोशिका के केंद्रक के अंदर क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है। किसके अंदर विसरित हो जाता है, कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अंदर विसरित हो जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या करता है, ये रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स RPHC रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन जो कॉम्प्लेक्स है कोशिका के केंद्रक में क्या करता है कि कोशिका के केंद्रक में उपस्थित विशिष्ट जीन डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के लिए प्रेरित करता है। अब जैसे ही डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया करेगा तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा। अब जैसे ही mRNA बना, mRNA बनने के तुरंत बाद इस कोशिका के केंद्रक से वापस साइटोप्लाज्म के अंदर विसरित हो जाता है। अब देखिएगा कोशिका के साइटोप्लाज्म में जो mRNA होता है वो ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा क्या बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और इस प्रकार बनी हुई जो प्रोटीन होती है विभिन्न प्रकार की कोशिकीय अनुक्रियाओं में क्या लेती है, भाग लेती है। ये था फर्स्ट पॉइंट, एक्टिवेशन ऑफ जीन, जो मैंने कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया है कि किस प्रकार से जीन का एक्टिवेशन होता है और ये जीन एक्टिवेट होके किसका यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन जो बनती है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकीय अनुक्रियाओं में क्या लेती है, भाग लेती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।